मणिपुर जल रहा है। क्यों जल रहा है, इसको बहुत सिंपल भाषा में, एकदम साधारण वे में मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ पे दो प्रकार की ट्राइब्स है मणिपुर में। एक मेजॉरिटी ट्राइब है, एक माइनर ट्राइब है। मेजॉरिटी ट्राइब का नाम है मेतई ट्राइब, और जो माइनॉरिटी ट्राइब है वहाँ पर, उसका नाम है कोहेजोय ट्राइब। अब कोहेजोय ट्राइब जो है वो माउंटेन एरिया यानी हिली एरिया जो सराउंड करता है इम्फाल के, वहाँ पे रहती है। उनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, यानी उनके अलावा उस पहाड़ी क्षेत्र में और कोई ज़मीन नहीं ले सकता। मेतई ट्राइब मेजॉरिटी होने के कारण वो ये बोलती है जितना कि कोहेजोय ट्राइब जो है वो मणिपुर के, उतना ही हम भी है मणिपुर के। तो हमें भी ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, हमें एसटी का एक रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे हम भी उस एरिया में, पहाड़ी एरिया में ज़मीन खरीद सके और उस वहाँ का विकास कर सके, हमारा रह सके। अब कोहेजोय ट्राइब बिल्कुल नहीं चाहता, वो बोलता है कि आप लैंड में हो तो लैंड पे ही रहो, आप पहाड़ी पे नहीं आओगे। और ये लोग बोलते हैं मेतई वाले, फिर अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स और बाकी जॉब्स में बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि आप पहाड़ी पे रहने लायक हो, आप ज़मीन पे रहने लायक नहीं हो। यहाँ पे ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब यहाँ पे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ी सी हवा दी जाती है बाहर के देशों के द्वारा, जिसमें कि सबसे बड़ा इंटरफेरेंस यहाँ पे आता है म्यांमार का। म्यांमार से कुछ रेफ्यूजीज़, वहाँ पे एक चिन प्रोविंस करके है जहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, क्योंकि म्यांमार में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट प्रेजेंटली नहीं है। वहाँ पर तख्ता पलटा हुआ है और वहाँ पर सिर्फ मिलिट्री का शासन चल रहा है। अब यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि म्यांमार ने बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी अपने धीरे धीरे करके इन्फिल्ट्रेट करवा दिए। अब कोहेजोय ट्राइब जो अभी तक सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लोगों को बताती थी कि भाई यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो इन्फिल्ट्रेशन ना बताते हुए वो उनको अपनी ट्राइब में इकट्ठा करते जा रही है। अब यहाँ पे हो रहा है रेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। मेतई ट्राइब को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी खुद की सुरक्षा करना शुरू कर रहे हैं वायलेंस के ज़रिए। और मेतई और जो कोहेजोय ट्राइब है उसे ऐसा लगता है कि उनकी सुरक्षा वो खुद करेंगे लड़के। अब समझने वाली बात है, ट्राइबल एरिया वालों के पास मैक 47, AK-47, AK-56 और AK-57 और जैवलिन रॉकेट्स और साथ में एमेंट्री कहाँ से आ रही है? ये सब हैवी आर्म्ड वेपन्स हैं, जो लाइट मशीन गन से लेकर हैवी आर्म्ड वेपन्स की कैटेगरी में आते हैं। उनके पास ड्रोन्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ें उनको कहीं ना कहीं से माओवादी, जो कि म्यांमार में है, जो कि चाइना को सपोर्ट करते हैं, चाइना के शिनचान प्रोविंस को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है, वहाँ से ये सब सप्लाई किया जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी देश में अगर अस्थिरता है या किसी भी क्षेत्र में अगर अस्थिरता है तो उसकी अस्थिरता का फ़ायदा जो है वो बाजू का हमारा पड़ोसी ज़रूर उठाता है। एक उदाहरण लेते हैं, अगर मेरे घर में मेरे पिताजी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो डेफिनेटली मेरा पड़ोसी मुझे भी भड़काएगा और बाद में मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी को भी अलग से भड़काएगा। वो जितना ज़्यादा हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा उसको उतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा, उतना ही हमारा देश का विकास यानी हमारे घर का खुद का विकास कम होगा। मेरा कम ध्यान लगेगा काम पे, मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहेंगी, हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमारे देश में हमेशा कलेश रहेगा। तो ये मान के चलिए जो बाहरी ताकत होती है ये आपके देश में कलेश तब मचाती है जब आपके देश में उसको एक बारीक सा लिंक मिल जाता है। और देखिए, ट्राइबल्स में राइट्स क्रिएट करना बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि ट्राइबल्स जो होते हैं वो अपनी ट्राइबल वैल्यू, अपनी प्लेस, अपनी कल्चर, अपनी क्रीड, इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। और ये बाहर वाले क्या करते हैं, दोनों साइड में भड़काते हैं। सोचने लायक बात है ना भाई, एक ट्राइबल लोग जो अभी तक खेती बाड़ी कर रहे थे, नॉर्मल नौकरी कर रहे थे, धंधा पानी कर रहे थे, इनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड आर्म्स आए कहाँ से? ये आर्म्स कहीं से तो भी इन्हें सप्लाई किए गए, क्योंकि ट्राइबल लोगों के पास इतना तो फंड नहीं है। अगर मैं एक यूनिट AK-47 या AK-56 राइफल की देखता हूँ तो 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए की एक यूनिट आती है। एक राउंड अगर उसकी बुलेट की देखो तो 750 से लेकर 1540 रुपए की एक राउंड बुलेट होती है। इतना पैसा ट्राइबल के पास आया कहाँ से? इसका मतलब है बाहरी इंटरफेरेंस है। ऐसी बात नहीं कि मेतई ट्राइब और कोहेजोय ट्राइब बैठ के बात नहीं करना चाहती, मगर इनके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से इनकी बात होने ही नहीं दे रहे। इसी कारण मई 3, 2023 से मणिपुर जल रहा है। और जब वहाँ वायलेंस हुए थे तो 221 लोग मारे गए थे, जिसमें छोटे छोटे 2 से 2.5 महीने के बच्चे भी थे, और 60,000 लोगों को अपनी जगह, मेतई ट्राइब को अपनी जगह छोड़कर किसी रेफ्यूजी कैंप में जाना पड़ा था। तो मेरा आज की डेट में हर एक इंसान से एक अनुरोध है,
आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रहे, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, कृपया करके जहाँ बात अपने देश की होती वहाँ पे सोच समझ के बात करें। मेरा नाम स्वप्निल नायडू है। मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश आता है। मैं सेकंड नंबर पे अपने धर्म को रखता हूँ। मैं पहले अपने धर्म को नहीं रखता। धर्म मुझे ताकत देता है अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के लोगों को सही बात बताने की और अपने देश के लोगों की सहायता करने के लिए। आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे, मैंने किसी भी वीडियो में ये कभी आपको नहीं बोला कि आप हथियार लेके मार्केट या रास्ते में निकल जाओ और न्याय मांगो। अगर आप सच्चे हो, अगर आपके पास प्रूफ है, तो आपके लिए न्यायपालिका है। आप न्यायपालिका के पास जाइए, आप प्रॉपर वे में अपने केस को लड़िए, आप ज़रूर जीतेंगे अगर आपके पास एविडेंस है। न्यायपालिका या हमारा जो कानून है, हिंदुस्तान का कानून इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं देता। जो बात होती है वो फैक्ट्स पे होती है। तो यहाँ पर उस समय एक जजमेंट भी आया था जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को कि आप मेताई ट्राइब को दर्जा दीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब का, और उन्होंने दर्जा दे भी दिया था। मगर जब कोहेज़ोई ट्राइब ने इसका अपोज किया तो उन्होंने ये डिसीजन वापस ले लिया। उस दिन से मणिपुर जलना शुरू हो गया। यानी कहीं ना कहीं मेताई ट्राइब में भी और कोहेज़ोई ट्राइब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यांमार से रेफ्यूजी आए हैं, जो कि वामपंथी, चरमपंथी, लेफ्टिस्ट हम जिनको बोल सकते हैं, उस टाइप की मेंटालिटी या माओवादी ऐसे लोग हैं जो इन्हें हथियार और एमुनिशंस सप्लाई कर रहे हैं जिससे ये जगह जलती रहे। तो आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार है, एजुकेटेड लोग हैं। कृपया करके नेता लोग जब आपको बताते हैं कि मणिपुर 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 मणिपुर, पहले आप मणिपुर को समझिए। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही ध्येय, एक लक्ष्य है, आपको सही जानकारी मिले। नेताओं की आधी अधूरी बात मत सुनिए साहब। अगर मैं नेताओं से पूछूं सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, आईटीबीपी कहाँ रहती है, दक्ष दल कहाँ होते हैं, सशस्त्र सेना कौन सी सीमा को सुरक्षा करती है, इन्हें नहीं मालूम है। ये वो नेता है जो अपना होमवर्क करके नहीं आते, और हम टीचर्स हैं जो हमारा मानना है कि हमारा स्टूडेंट होमवर्क करके आना चाहिए और हम खुद पढ़ाने के पहले एक दिन पहले पढ़ के आते। तो नॉलेजेबल बनिए। मणिपुर के लोगों के लिए सहानुभूति तो रखनी चाहिए, साथ ही साथ ये भी प्रार्थना कीजिए कि दोनों ट्राइब्स के बीच में जो भी कुछ मतभेद है वो शांति से बैठ के सुलझ जाए, जिससे वहाँ के छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब ना हो और कोई अब मौत ना हो। धन्यवाद।